Hello everyone, welcome to Mind is Fun Education. So in this video we are going to solve a problem from artificial intelligence and the topic would be search. So the examination date has been already announced, right? And the examination is on 15th February 2026, right? So what we will do, we will try to bring practice problem till examination, right? We will try to bring more and more good and conceptual problems, right? So, or just for your information, we have already solved a lot of problems in machine learning, in artificial intelligence, in mathematics, right? So you can just refer that playlist as well. और अगर आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं विद इन द टेस्ट इन्वायरमेंट, तो दिस इज़ द गुड टाइम टू राइट द टेस्ट, राइट द मॉक टेस्ट, राइट. तो अगर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने हैं, अच्छे प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो देन आई वुड रिकमेंड टू जस्ट इनरोल इन टू द गेट DA 2026 टेस्ट सीरीज. So how you can enroll? You just need to go to the mindspaneducation.com और वहाँ पे आपको जो है गेट DA 2026 के टेस्ट सीरीज में आप इनरोल कर सकते हो. तो बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे विथ कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन. एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका कि सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है. और बाकी जो हम लोग यूट्यूब पे भी अब टिल एग्जामिनेशन जो लगेगा कि प्रोबेबल इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, उन पे बेस्ड हम लोग अच्छे प्रॉब्लम्स आपको करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है. तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टॉपिक जो है वो आपका सर्च है. क्वेश्चन को रीड करते हैं और ट्राई करते हैं इसको फाइंड करने का कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है. और क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन ये है काफ़ी आसान क्वेश्चन. जो जिन्हें कॉन्सेप्ट पता है कि व्हाट इज़ एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक, they can just read out the problem and they can tick the answer, right? But anyhow, हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ताकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी में थोड़ा सा भी लैग हो तो वो आपका इस वीडियो के थ्रू क्लियर होना चाहिए. एक ओवरऑल ये वीडियो उसको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना चाहिए, ठीक है. अदरवाइज अगर आप जानते हो, अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड देन मैच योर आंसर कि आपने जो है प्रॉब्लम को सही अटेम्प्ट किया कि नहीं है, ठीक है. चलो इसको हम देखते हैं कि कंसीडर द नाइट्स टूर प्रॉब्लम ऑन 8x8 चेस बोर्ड वेयर अ नाइट मस्ट विजिट 64 स्क्वायर एग्जैक्टली वंस एंड ईच मूव कॉस्ट 1. Let n be the number of squares the knight has already visited. Which of the following function or functions are admissible heuristic for estimating the remaining number of move? For estimating the remaining number of move, हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा फंक्शन जो है वो एक एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक होगा. जो ह्यूरिस्टिक होगा वो एडमिसिबल होगा. तो जैसे कि देखो ये MSQ क्वेश्चन है, मल्टीपल आंसर इसके करेक्ट हो सकते हैं. तो पहला जो एडमिसिबल फंक्शन जो ह्यूरिस्टिक हम मान रहे हैं, जो पहला हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो मान रहे हैं वो n है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये. तो इसमें से हमें ये फाइंड करना है कि एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक इसमें से कौन सा होगा, कौन सा होगा, ठीक है. अब इसमें चेस प्लेयर, आपको चेस खेलना आना भी चाहिए, नहीं भी आना चाहिए, ऑल डिटेल जो है इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है. प्रॉब्लम क्या है, बस आपको, अगर आपको चेस खेलना नहीं जानते हो तो नाइट जो है उसको हम लोग हिंदी में घोड़ा भी बोलते हैं, इसका मूव आपको बस पता रहना चाहिए. और चेस में कितने स्क्वायर्स होते हैं, कितने घर होते हैं, वो आपको पता रहना चाहिए. तो 8x8 स्टैंडर्ड चेस बोर्ड है, तो ऑब्वियसली है उसमें 64 जो है प्लेसेस है, टोटल 64 प्लेसेस है. अब ये देखो कि ये घोड़ा मूव कैसे करता है. देखो जैसे कि ये ब्लैक घोड़ा है ना, अगर इसको मूव करना है तो ये हमेशा L शेप में मूव करता है, हमेशा L शेप में. और L शेप में ये दो वर्टिकली चलेगा, दो घर अगर वर्टिकली चलेगा तो एक, दो अगर घर अगर हॉरिजेंटली चलेगा तो एक वर्टिकली चलेगा, दो घर अगर हॉरिजेंटली चलेगा तो एक वर्टिकली चलेगा. अगर ये दो घर वर्टिकली चल रहा है तो फिर एक घर हॉरिजेंटली चलेगा. तो हॉरिजेंटली जैसे दो घर वर्टिकली चला तो हॉरिजेंटली इधर भी चल सकता है, दो घर वर्टिकली चला तो हॉरिजेंटली इधर भी चल सकता है. इस घोड़े को देखो, ये यहाँ पे बैठा हुआ है ब्लैक घोड़ा. अब इसको कहाँ ये मूव कर सकता है, तो दो घर हॉरिजेंटली चला, एक और दो, फिर एक घर वर्टिकली चल देगा. तो यहाँ पे मूव कर सकता है, यहाँ पे मूव कर सकता है, यहाँ पे मूव कर सकता है. यहाँ कैसे पहुँचेगा,
यहाँ पे ये 2 घर वर्टिकली मूव किया तो एक घर हॉरिजेंटली मूव कर जाएगा, या 2 घर वर्टिकली मूव किया या एक घर हॉरिजेंटली इधर मूव कर जाएगा। 2 घर हॉरिजेंटली मूव किया, एक घर वर्टिकली मूव कर जाएगा। 2 घर वर्टिकली मूव किया, एक घर हॉरिजेंटली मूव कर जाएगा। 2 घर वर्टिकली मूव किया, एक घर हॉरिजेंटली मूव कर जाएगा। हॉरिजेंटली 2 घर, एक घर वर्टिकली, हॉरिजेंटली 2 घर, एक घर वर्टिकली। ये सफ़ेद घोड़ा, इसको देखो, ये किधर मूव कर सकता है? इधर तो कोई जगह नहीं है, स्क्वायर नहीं है, इधर ही है स्क्वायर, इधर ही स्क्वायर है। तो 2 घर वर्टिकली मूव किया तो यहाँ एक मूव कर सकता है, या 2 घर हॉरिजेंटली मूव किया और एक घर वर्टिकली, तो यहाँ 2 पोजीशन है यहाँ से आने का। इसका घोड़ा का मूव समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम में आते हैं। अब देखो, वेयर नाइट, सबसे पहले जो 8x8 स्क्वायर का चेस बोर्ड है, वेयर अ नाइट मस्ट विजिट 64 स्क्वायर्स एग्जैक्टली वंस। एट लीस्ट इसको कम से कम वेयर द नाइट मस्ट विजिट 64 स्क्वायर एग्जैक्टली वंस। अब नाइट को जो है हर एक स्क्वायर को कम से कम एक बार तो विजिट करना ही है, ठीक है। और हर एक मूव जो है, जैसे कि अगर आप इस घर से इस घर जा रहे हो, तो अभी कोई भी किसी भी घर से किसी घर जा रहे हो, तो हर एक मूव जो है, एंड ईच मूव कॉस्ट 1 यूनिट का आपको कॉस्ट लग रहा है। हर एक मूव जो है वो आपका 1 यूनिट का कॉस्ट है। लेट n बी द नंबर ऑफ स्क्वायर्स द नाइट हैज़ ऑलरेडी विजिटेड। कैपिटल N जो है वो नंबर ऑफ स्क्वायर्स है जो कि ऑलरेडी नाइट विजिट कर चुका है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा इसमें से फंक्शन जो है वो ह्यूरिस्टिक्स है। अब एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक है। अब एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक्स क्या होता है? जैसे कि अगर मान लो कि कोई भी फंक्शन hn है, कोई भी फंक्शन हम ह्यूरिस्टिक्स ले रहे हैं hn, तो ये hn इज इक्वल टू ये होगा, ये होगा, ये होगा। कौन? h ऑफ n, ये मेरा एक फंक्शन है जो कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन है, ठीक है। अब जो हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन एज्यूम कर रहे हैं, अब वो ये भी हो सकता है, 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 जो भी आप यू आर फ्री टू चूज एनी ह्यूरिस्टिक फंक्शन, राइट। बट उसमें फिर कंस्ट्रेंट रहते हैं कि वो एडमिसिबल होना चाहिए, इस तरह से। तो अब जो भी आप ह्यूरिस्टिक फंक्शन ले रहे हो, क्या वो एडमिसिबल है, इसका जांच हम कैसे करेंगे? तो एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक्स होता क्या, पहले ये जान लो। एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक होता है कि a heuristic is admissible if for every possible state in the search the heuristic value is always less than or equal to the true remaining cost, राइट। अगर आपने पढ़ा होगा एडमिसिबिलिटी ऑफ द ह्यूरिस्टिक फंक्शन, तो आपको ये स्टेटमेंट तुरंत क्लिक कर गया होगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है आपका, किसी भी एक सर्च प्रॉब्लम में आप किसी भी स्टेट पे हो, एक सर्च प्रॉब्लम में किसी भी स्टेट पे हो, जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो होगा वो हमेशा आपका लेस देन जो रिमेनिंग कॉस्ट बचा हुआ है, ट्रू रिमेनिंग कॉस्ट जो बचा हुआ है, वो ह्यूरिस्टिक फंक्शन उससे हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा। किसी भी सर्च प्रॉब्लम में एट किसी भी स्टेट पे, कोई भी स्टेट पे आप हो किसी सर्च प्रॉब्लम में, तो आपका जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन होगा, अगर आप उस पर ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट करो और उस टाइम ट्रू रिमेनिंग कॉस्ट कैलकुलेट करो, तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो होगा वो हमेशा लेस होगा देन द ट्रू रिमेनिंग कॉस्ट। अगर ऐसा किसी सर्च प्रॉब्लम के लिए हर एक पॉसिबल स्टेट में ये कथन अगर सही हो रहा है, ये स्टेटमेंट अगर सही हो रहा है, तो हम बोल देंगे कि ये जो मेरा ह्यूरिस्टिक है वो एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक है। अब देखो, हमारा जो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि ये जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन हम एज्यूम कर रहे हैं वो इज इक्वल टू n है। ये n क्या है? ये n जो है वो है रिमेनिंग द total number of squares that the knight have already visited, right? So let n be the number of square the knight has already visited, कि वो n जो है इतना already visit कर लिया है। तो अब मुझे ये फाइंड करना है कि क्या ये किसी भी हम स्टेट में है, किसी भी सर्च प्रॉब्लम के किसी भी स्टेट में है, तो क्या ये हमेशा जो होगा लेस देन ट्रू रिमेनिंग कॉस्ट होगा।
किस, तो कोई भी एक ऐसा आप ढूंढ लो कंट्राडिक्टरी एग्जाम्पल, तो बस पता चल जाएगा कि ये एडमिसिबल है कि नहीं है। अब जैसे कि मान लो कि हम इसको n इज इक्वल्स टू ये कैपिटल N, जो कि हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि जो नाइट है ऑलरेडी ये ओनली वन स्टेट को, ओनली वन स्क्वायर को विजिट किया है। मतलब अभी हम जस्ट चेस बोर्ड पे एक नाइट को रखे ही हैं, मतलब वो एक ही घर अभी तक देखा है, बाकी 63 जो है वो अभी तक ये नहीं विजिट किया है। ठीक, तो इस केस में सबसे पहले तो ये बताओ कि फॉर दिस पर्टिकुलर n इज इक्वल्स टू 1, ये यहाँ पे ह्यूरिस्टिक जो हम एज्यूम किए हैं, ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो हम एज्यूम किए हैं, उस इस पर्टिकुलर स्टेट में ह्यूरिस्टिक का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ह्यूरिस्टिक जो है मेरा इक्वल टू कैपिटल N है और कैपिटल N हम ले रहे हैं 1, तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो हो गया 1 हो गया। ठीक है, ट्रू कॉस्ट क्या होगा, ट्रू कॉस्ट, ट्रू रिमेनिंग कॉस्ट वो क्या होगा। अभी तक हम कितना घर को नहीं विजिट किए हैं, 63 घर जो है वो मेरा घोड़ा अभी तक विजिट नहीं किया है। ठीक है, 63 जो स्क्वायर्स हैं दैट नाइट हैजंट एक्सप्लोर्ड येट, राइट, अभी तक ये इसने 63 घर को एक्सप्लोर नहीं किया है। अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन नाइट का पोजीशन क्या है और डिपेंडिंग अपॉन नाइट किस तरह से मूव करता है, अगर उसको 63 घर एक्सप्लोर करना है और हर एक घर को एक्सप्लोर करने का और विजिट करने का कॉस्ट कितना है, 1 रुपया है या 1 यूनिट है। ठीक है, तो 63 घर अगर जाना है, 63 घर जो कि रिमेनिंग है, तो हर एक घर को तो देखेगा ही देखेगा 63 घर को देखने के लिए, तो 63 रुपया जो मिनिमम है उसको तो खर्च करना ही पड़ेगा। और डिपेंडिंग अपॉन द कैसे नाइट मूव करता है, कैसे नाइट मूव, क्योंकि नाइट सीधा ऐसा नहीं मूव है कि नाइट यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ पे ऑलरेडी अगर बैठा हुआ है नाइट, तो 63 घर देखना है तो एक एक घर जा करके सबको देख लिया। नाइट ऐसे मूव नहीं करता है वो, ऐसा नहीं कि यहाँ से चले आए। तो डिपेंडिंग अपॉन, तो यहाँ पे हम क्या स्टेटमेंट बना रहे हैं कि 63 घर रिमेनिंग है तो 63 कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा मिनिमम, और डिपेंडिंग अपॉन नाइट का पोजीशन क्या है और नाइट का मूव करने का तरीका क्या है, मिनिमम 63 तो लगेगा, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि ऐसा भी हो पोजीशन कि लास्ट घर को देखना है और नाइट कहीं इस जगह पे है, तो जो ऑलरेडी एक्सप्लोर कर गया है वो उसको फिर से करना पड़ जाएगा एक्सप्लोर, तो मिनिमम जो है वो तो 63 लगेगा ही, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस पॉसिबल स्टेट में जहाँ पे कि ये कैपिटल N इज इक्वल टू 1 है, तो h ऑफ n कितना है, 1 है, और ट्रू कॉस्ट जो है आपका कितना आ रहा है एट दिस पर्टिकुलर स्टेट, वो 63 आ रहा है। तो ये जो है लेस देन है, लेस देन इक्वल टू इतना है, तो अभी लग रहा होगा कि एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक है, लेकिन नहीं, आपको हर एक पॉसिबल स्टेट में देखना जा करके। और दूसरा बाउंड्री केस हम ले लेते हैं इस केस में, जैसे कि मान लो कि कैपिटल N, जो कि मतलब ऑलरेडी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि नाइट जो है वो 63 घर देख लिया है, 63 घर वो विजिट कर चुका है, अब उसको एक घर और विजिट करना है। ठीक है, एक घर उसको और विजिट करना है। ठीक, अब तो इसमें यहाँ पे इस पॉसिबल स्टेट में, यहाँ पे जो भी स्टेट में अभी हम है, इस पर्टिकुलर स्टेट में ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक, ह्यूरिस्टिक वैल्यू 63 हो गया। ट्रू कॉस्ट कितना होगा, देखो उसको एक घर विजिट करना है, तो जैसे कि मान लो कि ये सारा घर जो है यहाँ पे जो है ना, ये टोटल मान लो कि आपका नाइट जो है ये घर देख लिया, ये घर देख लिया, ये सारा जितना जो है, ये सारा जो है, ये रुक जाओ इसको, ये सारा घर देख लिया है, बस ये वाला जो घर है, ये आपका नाइट यहाँ पे है, आपका नाइट यहाँ पे है, और ये वाला घर अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, तो अब देखो ये इस तरह का इस पोजीशन पे, सिचुएशन पे है ये कि ये नेक्स्ट मूव में ये घर भी देख लेगा, तो 64 घर देख लिया, लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं है कि ये यहीं पे हो और ये घर बचा हो, ऐसा भी तो हो ये नाइट समवेयर यहाँ पे हो और ये वाला घर बचा हो देखने के लिए। तो इस पर्टिकुलर केस में ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितना आ रहा है, 63। एक घर विजिट करना है तो उसका कॉस्ट जो है मिनिमम एक तो लगेगा, मिनिमम एक कब लगेगा,
जब इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो कि यहाँ पे नाइट है और ये घर बचा है देखने के लिए और बाकी सब देख लिया है, ठीक है, और मिनिमम एक तो लगेगा ही लगेगा, एक कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन है कि ये घर बचा हुआ है लेकिन नाइट जो है यहाँ पे है और बाकी सब घर देख लिया है, तब उसको जो है कॉस्ट एक से ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मिनिमम एक तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये कॉस्ट जो हो सकता है ना, ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। जो ट्रू कॉस्ट है वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरा जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू वो 63 है, राइट, और जो मेरा ट्रू कॉस्ट है वो ग्रेटर देन 1 है, राइट। सो अगर हम यहाँ पे इसको 1 रखें तो ये जो है ये ग्रेटर देन, अगर एक पर्टिकुलर अगर 1, ये ट्रू कॉस्ट जो हम ग्रेटर देन 1 होगा तो 1 भी तो हो सकता है, ये 1 हो गया, तो ये जो मेरा ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो क्या कर रहा है, ओवर एस्टिमेट हो गया, राइट। अगर एडमिसिबल होना है तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमेशा ट्रू कॉस्ट से लेस होना चाहिए, राइट। तो obviously this function will not be a heuristic admissible heuristic, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा हम फंक्शन को लेते हैं, दूसरा जो है मेरा जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो 64 माइनस एन लेकर के चल रहे हैं, ठीक। अगर एन इज इक्वल्स टू आप 1 लो तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ठीक। एन इज इक्वल्स टू 1 लिया, मतलब कि हम एक ही घर अभी तक विजिट किए हैं, मेरा जो घोड़ा है अभी तक एक ही घर विजिट किया, बाकी 63 घर अभी बाकी है, ठीक है। 63 घर बाकी है, तो मिनिमम 63 तो लेगा ही लेगा क्योंकि उसको हर एक घर को विजिट करना है, तो 63 तो मिनिमम कॉस्ट होगा ही होगा, लेकिन ड्यू टू कैसे घोड़ा का मूवमेंट है वो ग्रेटर देन 63 होगा, जो ट्रू वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 63 होगा। मेरा एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक मेरा ह्यूरिस्टिक कितना है, 63 है, ट्रू वैल्यू जो है वो 60 ग्रेटर देन 63 होगा, तो यानी कि जो मेरा ट्रू कॉस्ट है वो ग्रेटर देन दिस एडमिसिबल होगा। अब इसी तरह से एक और बाउंड्री केस ले लेते हैं इसका, कि जब एच एन जो है 64 माइनस एन है, ये फंक्शन है, और जब एन इज इक्वल टू 63 है, मतलब 63 घर हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो मेरा जो एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक होगा का वैल्यू होगा एट पर्टिकुलर दिस स्टेट पे, पर्टिकुलर एट दिस पर्टिकुलर स्टेट पे मेरा जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगा वो कितना होगा, 64 माइनस 3 यानी कि 1 होगा, ठीक। अब देखो ट्रू कॉस्ट कितना होगा, ट्रू कॉस्ट 63 घर हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, मेरे पास ट्रू कॉस्ट क्या होगा, ट्रू कॉस्ट 1 तो होगा ही होगा, लेकिन इससे बड़ा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन वो कहाँ पे हॉर्स का पोजीशन क्या है, सॉरी नाइट का पोजीशन क्या है, और किस कॉन्फ़िगरेशन में वो बैठा हुआ है। एक घर उसको और विजिट करना है तो एक तो कॉस्ट होगा ही होगा, लेकिन ट्रू कॉस्ट जो होगा वो इससे ग्रेटर होगा, तो ये ट्रू कॉस्ट जो होगा, ट्रू कॉस्ट वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। मेरा ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितना है फॉर दिस स्टेट, 1 है, ट्रू कॉस्ट क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगा वो लेस देन ट्रू कॉस्ट होगा। ट्रू कॉस्ट क्या है, ग्रेटर देन 1, ह्यूरिस्टिक कितना है, 1 है, तो जो ट्रू कॉस्ट होगा वो ग्रेटर देन दिस ह्यूरिस्टिक वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट, राइट। सो देखो इस केस में आप सिंपली ये भी देख सकते हो कि ये जैसे जैसे एन आपका इंक्रीज करेगा ह्यूरिस्टिक जो है वो कम होते जाएगा, और तो ओवरऑल ये जो फंक्शन है आपका, आप किसी भी पॉसिबल स्टेट के लिए आप हिट एंड ट्रायल करो, देखो ये जो है आपका एडमिसिबल हमेशा आएगा, ठीक है। हमेशा जो ये फंक्शन होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू द ट्रू कॉस्ट किसी भी पॉसिबल स्टेट के लिए, थ्रू आउट इस सर्च प्रॉब्लम में किसी भी पॉसिबल स्टेट में जाओ और इस फंक्शन को चूज करो एज ए ह्यूरिस्टिक, ये हमेशा जो है लेस देन जो है ट्रू रिमेनिंग कॉस्ट आएगा, राइट। सो दिस टू विल बी अ ह्यूरिस्टिक, एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक। मैनहैटन डिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि ये जहाँ अब मेरा जो जो ह्यूरिस्टिक हम एज्यूम कर रहे हैं वो क्या हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो है मैनहैटन डिस्टेंस। मैनहैटन डिस्टेंस क्या होता है, सिंपली आप जैसे कि
मैं अगर यहाँ इस पोजीशन पे हूँ, जैसे कि मैं अगर इस यहाँ पे 0 0 पोजीशन पे, यहाँ इस पोजीशन पे हूँ 0 0, और अगर मुझे यहाँ पे जाना है तो मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है, आप सिंपली स्क्वायर यूनिट कैलकुलेट कर दो कि कितना डिस्टेंस लग रहा है। यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, ठीक है। 1 यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ पे हॉर्स का छोड़ दो, अभी हम सिर्फ मैनहट्टन डिस्टेंस का बता रहे हैं कि मैनहट्टन डिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। जैसे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली आप जाओ और कितना टोटल यूनिट लगा आपको, तो 1 2 3, तो यहाँ पे मूव जो करना है इसमें, तो मैनहट्टन डिस्टेंस जो कैलकुलेट होकर के आएगा 3। मान लो कि अगर आपका हॉर्स यहाँ पे है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैनहट्टन डिस्टेंस, मतलब कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो है आपका, अगर आपको यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो अगर मैनहट्टन डिस्टेंस लोगे तो ये कॉस्ट 3 आएगा। बट अगर आप इस हॉर्स को देखो, तो अगर हॉर्स को, इस नाइट को अगर मूव करना है इस पोजीशन पे, ठीक है, तो ये एक ही मूव में यहाँ पे पहुँच जाएगा, क्योंकि ये कैसे चलेगा, 2 घर ऐसे फिर 1 घर यहाँ, ठीक। तो जो भी हम ह्यूरिस्टिक एज्यूम कर रहे हैं, जो कि मैनहट्टन डिस्टेंस है, उसमें 3 लग रहा है कॉस्ट, बट मेरा जो मूव है वो एक ही कॉस्ट में हमको, जो ट्रू कॉस्ट है वो कितना लग रहा है, 1 लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये ओवर एस्टिमेट कर जा रहा है आपका जो अभी जो भी आपने ह्यूरिस्टिक एज्यूम किया है, तो 3 आ रहा है, और ट्रू कॉस्ट क्या है, 1 है, क्योंकि हॉर्स आपका अगर यहाँ पहुँचना है तो वो एक ही मूव में यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि उस तरह से उसका मूवमेंट है, राइट। बट अगर आप मैनहट्टन डिस्टेंस को फॉलो करोगे तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 3 यूनिट का कॉस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको ये ओवर एस्टिमेट कर गया ह्यूरिस्टिक, तो ये एडमिसिबल नहीं होगा। इसी तरह से इक्लिडियन डिस्टेंस का भी सेम अप्रोच रहेगा। जैसे कि अगर आपको इक्लिडियन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर जैसे कि कोई भी कोऑर्डिनेट है 2 और 3,3, तो आप क्या करते हो, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर, प्लस फिर 3 में से 1 गया 2, यानी कि ये √2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस केस में भी जो है आपका जो ओवरऑल जो ह्यूरिस्टिक है, ये जिसमें कि आप इक्लिडियन डिस्टेंस ले रहे हो, वो भी आपका ओवर एस्टिमेट कर जाएगा, ठीक है। जैसे कि सेम ले लो, जैसे कि इसको एक्सप्लेन कर ही देते हैं। यहाँ से जाना है इस पोजीशन पे, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाना है, तो मतलब अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो, अगर इसका आप 0 0 एज्यूम कर रहे हो, तो ये जो हो जाएगा 1 2,1, राइट, 1,2, तो 1,2 हो गया। तो एज पर इक्लिडियन डिस्टेंस, जिसको कि आप ह्यूरिस्टिक मान रहे हो, ह्यूरिस्टिक फंक्शन मान रहे हो, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2.23 के अप्रॉक्स, राइट। अब देखो, बट अगर आप ट्रू कॉस्ट देखोगे, जैसे एज पर द मूवमेंट ऑफ नाइट कैसे मूव करेगा, ये डायरेक्टली एक ही यूनिट के कॉस्ट में यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आपका ट्रू कॉस्ट 1 आ रहा है, बट एज पर ह्यूरिस्टिक जो आपने एज्यूम किया वो कितना आ रहा है, 2.3 आ रहा है, तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो गया। तो आपका जो ह्यूरिस्टिक है वो ओवर एस्टिमेट कर रहा है आपके ट्रू कॉस्ट को, तो दिस कैन नॉट बी अ एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक, राइट। सो इस केस में, इस फॉर दिस पर्टिकुलर, this is the only correct answer. Let me know if you have any doubt in this question. You can ask in the Telegram group, right? You can add into the Telegram group, और वहाँ पे आप इस क्वेश्चन को, अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हो, अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया, एक्सप्लोर करो इस चैनल को, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको सीखने के लिए, राइट। और न्यू आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आई कैन गारंटी यू दैट दिस चैनल विल हेल्प यू इन एनी फॉर्म। तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट with your friends as well. All right, thank you so much.